ठीक है। ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उसका नाम है श्योर शॉट स्ट्रेटेजी फॉर यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन। तो जो आज डिस्कशन होने वाला है जिस स्ट्रेटेजी पे, वो स्ट्रेटेजी 2025, 2026, 2027, 28 ये जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। यानी जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं या अपने प्रिपरेशन के फाउंडेशन लेवल पे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को इस डिस्कशन से बेनिफिट होगा। तो अगला जो 1.5 से 2 घंटे का सेशन है, इसको आप पूरा धैर्य के साथ देखिए, आराम से देखिए। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी जाके पूछ सकते हैं या मुझे आप मोबाइल के थ्रू मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, दुनिया में कोई भी जो प्रिपरेशन होता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, जुडिशरी का एग्जाम हो या जेई, नीट, तब जितने भी रेपुटेड एग्जाम हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया, उन सभी एग्जाम्स की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब तक वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तब तक आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। ऐसे ही जो यूपीपीसीएस एग्जाम है, उस यूपीपीसीएस एग्जाम का कुछ बेसिक डिमांड है, जिस बेसिक डिमांड को हमें यहां पे समझना है। यहां पर आप एक करेक्शन कर लेंगे, यहां पर होगा यूपीपीसीएस, ठीक है। तो जो ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, यहां पर होगा यूपीपीसीएस, राइट। तो देखिए, यूपीपीसीएस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेसिकली 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है बेसिक एप्टीट्यूड। बेसिक एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को लेके आपकी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उस एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को लेके आपकी समझ कैसी है, राइट। तो बेसिक एप्टीट्यूड और जो एकेडमिक वाला पार्ट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम के अंदर, यूपीपीसीएस के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एग्जाम में आपको काफी पढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर आपका बेसिक इंटरेस्ट उन सब्जेक्ट्स में नहीं है जो सब्जेक्ट यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, तो फिर आपकी ये जर्नी काफी डिफिकल्ट हो सकती है। तो मेरा सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि आप इस एग्जाम में उतरने से पहले थोड़ा सा खुद को चेक करिए कि इस एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, उनमें आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपकी जर्नी डिफिकल्ट हो जाएगी, राइट। तो आपका जो बेसिक एप्टीट्यूड है या जो आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड है इस एग्जाम के अंदर, वो अच्छा होना चाहिए। वो जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि ये जर्नी थोड़ी लंबी रहती है। अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा और अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं रहेगा उस सब्जेक्ट को लेके, तो जर्नी कैन बी बोरिंग और जर्नी कैन बी डिफिकल्ट। दूसरी चीज जो इस एग्जाम के लिए जरूरी होती है वो होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब ये है कि आप इस एग्जाम को लेके हार्ड वर्क करने को कितना तैयार हो, आप कितना मेहनत करने को तैयार हो इस एग्जाम को लेके। तो जो डेडिकेशन लेवल है पढ़ाई को लेके, वो भी इस एग्जाम के अंदर हाई होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं 2 चीजों पर बात किया मैंने। सबसे पहले मैंने बात किया कि जो एकेडमिक एप्टीट्यूड है बच्चे का वो अच्छा होना चाहिए, और दूसरा जो डेडिकेशन है वो भी हाई होना चाहिए। ये दोनों चीजें कैंडिडेट की तरफ से आती हैं और दोनों ही चीजें इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरी जो चीज होती है इस एग्जाम के लिए वो होती है राइट प्रोसेस और दी मेथोडोलॉजी। यानी कि इस एग्जाम के अंदर जो गाइडेंस वाला पार्ट होता है, राइट। और ये गाइडेंस वाला पार्ट ऐसा होता है जो आपको मेंटोर या कोचिंग की तरफ से मिलता है। तो आपको यह समझना है कि अगर आपका एकेडमिक और आपका डेडिकेशन
अगर ये दोनों पार्ट अच्छा है तो जो तीसरी एसेंशियल चीज आपके लिए होती है इस एग्जाम में वो होता है राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। तो अगर ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आ गया, यानी कि मैं बोलूं कि पहला बुद्धि, दूसरा मेहनत और तीसरा तरीका, अगर ये तीनों चीजों का संगम हो गया, अगर इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो फिर आपकी ये जो जर्नी है एग्जाम की वो आसान हो जाती है और आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है। बट एक चीज आपको समझना है, वो ये समझना है कि जो डेडिकेशन और जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो हमेशा कैंडिडेट की तरफ से आता है। एक जो कोचिंग होती है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है, या एक जो फैकल्टी होता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ तीसरे पार्ट पर जाके सपोर्ट कर सकता है। वो आपको अच्छा प्रोसेस दे सकता है, आपको अच्छी मेथोडोलॉजी दे सकता है, अच्छा गाइड कर सकता है, पर इसके अलावा जो पढ़ने का डेडिकेशन है, जो हार्ड वर्क करना है और साथ में जो बेसिक एप्टीट्यूड है इस एग्जाम को लेके, ये दोनों की दोनों हमेशा कैंडिडेट की तरफ से आता है, हमेशा स्टूडेंट की तरफ से आता है। तो हर एक स्टूडेंट को यह बात समझना है कि ये जो 3 एसेंशियल फैक्टर हैं पीसीएस के एग्जाम के लिए, इन 3 एसेंशियल फैक्टर में से 2 फैक्टर कैंडिडेट की तरफ से होगा और मात्र एक जो फैक्टर होता है लास्ट, वो कोचिंग की तरफ से आता है। तो अगर कोचिंग आपके प्रिपरेशन में 1 कदम चल रहा है तो आपको 2 कदम चलने की जरूरत है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अगर आप ये सोचें कि आपको कोई कोचिंग वाला आईएएस बना देगा, आपको कोई कोचिंग वाला पीसीएस की एग्जाम तैयारी करा के और क्लियर करा देगा, तो ये आपकी प्योर गलतफहमी है। दुनिया की कोई ताकत ना आपको पीसीएस बना सकती है, ना आपको आईएएस बना सकती है। अगर कोई बना सकता है तो वो केवल एक व्यक्ति है, शीशे के सामने खड़ा हो जाइए, वो आप स्वयं हैं। आप जब तक खुद से आगे नहीं आएंगे और खुद से इस एग्जाम के अंदर अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएंगे, आप अपने एप्टीट्यूड के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अगर डेडिकेट नहीं करेंगे, तो फिर केवल अच्छा प्रोसेस होने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर कोचिंग 1 कदम चलेगा तो आपको 2 कदम चलना होगा इफ यू रियली वांट टू गेट दी सक्सेस इनटू दी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। मैं समराइज कर देता हूं कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए यूपीपीसीएस को आपको 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला बुद्धि, दूसरा मेहनत और तीसरा तरीका। तीनों का अगर संगम हो गया तो आप ये एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, और अगर इन तीनों में से कुछ भी गया तो फिर ये एग्जाम जो है वो प्रेजेंट कैलेंडर शिफ्ट हो जाएगा और फिर आपको आगे देखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अब सवाल ये होता है कि अगर ये एग्जाम वाकई एक प्लान्ड टाइम के अंदर अगर खत्म करना है, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर अगर खत्म करना है, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसका क्या मेथड होना चाहिए, या उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो एक टीचर के रूप में मैं आपको यही चीज आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक प्लान टाइम के अंदर इस पूरे प्रिपरेशन को कंक्लूड कर सकते हैं, और अगर आप उस प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इस एग्जाम के अंदर हाई होगी सेलेक्ट होने की, राइट। तो देखिए, सबसे पहला आपको क्या करना है, इस बात को समझिए। आप सबसे पहला काम तो यह करिए कि आप इस एग्जाम के लिए एक तय करिए कि किस साल में, मतलब अपना टारगेट ईयर फिक्स करिए। आप ये तय करिए कि आपको ये एग्जाम किस साल में क्लियर करना है। वो टारगेट ईयर कुछ भी हो सकता है। वो टारगेट ईयर आपका इस एग्जाम को लेके 2026 भी हो सकता है, 2027 भी हो सकता है, 2028 भी हो सकता है, 2029 भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि इस एग्जाम को लेके आप अपना टारगेट ईयर सेट करिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अलग अलग बच्चों के लिए जो टारगेट ईयर होगा वो अलग अलग होगा। कुछ बच्चों के लिए जो टारगेट ईयर है वो टारगेट ईयर 2026 हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए ये 2027 हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए 2028 या उससे आगे हो सकता है। बट
कोई भी कैंडिडेट जो यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू कर रहा है, चाहे वो 10+2 के बाद स्टार्ट कर रहा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा हो उस फेज में करे, या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद करे, इन ऑल दी केसेस द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट कि आपको अपना टारगेट ईयर सेट करना है कि आप इस एग्जाम को 2026 में क्लियर करना चाहते हैं कि 2027 में करना चाहते हैं कि 2028 में करना चाहते हैं। अब जिस साल में आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं उसी साल के हिसाब से आपको अपनी पूरी रणनीति बनानी होगी, आपको अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, राइट? और उसी स्ट्रेटेजी या उसी रणनीति को हम लोग बोलते हैं रोड मैप, राइट? यानी कि आपको क्या करना होगा कि आप अगर आज तय कर रहे हैं कि मुझे इस एग्जाम को 2027 में अगर क्लियर करना है, तो आपको आज से लेके और 2027 के प्री मेंस इंटरव्यू तब तक के लिए पूरा का पूरा एक प्लानिंग बनाना होगा, तब तक के लिए आपको पूरा का पूरा एक खाका बनाना होगा, एक रोड मैप खींचना होगा। तब जाके आप जो है सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे, आपका एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनलाइज होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और आपका एनर्जी अलग अलग जगह पे डिसिपेट हो जाएगा। तो मेरा सभी कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट है कि आप जिस साल में भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे अगले किस साल में इस एग्जाम को क्लियर करना है। आप अपना टारगेट ईयर फिक्स करिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टारगेट ईयर 2027 हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, 30 हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको टारगेट ईयर सेट करना ही करना है, क्योंकि बिना टारगेट ईयर सेट किए आप कोई भी तरीके का रोड मैप नहीं बना पाएंगे, किसी भी तरह की आपकी प्लानिंग नहीं होगी और अल्टीमेटली जो है आपका मतलब साल दर साल आपका समय खराब होता रहेगा और आप अंत में फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, पछताएंगे कि आपको ये एग्जाम जो है नुकसान देके चला जाएगा। तो ये वो नुकसान आपको ना हो, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना टारगेट ईयर जरूर सेट करिए, राइट? अब मान लीजिए कि आपने अपना टारगेट ईयर सेट कर लिया कि मैं तो जी इस एग्जाम को 2027 में दूंगा, ठीक? तो अभी हम लोग वर्तमान में कहां हैं? अभी हम लोग वर्तमान में जो है 2025 में है, राइट? 2025 के अक्टूबर में है। तो अगर यहां से देखा जाए तो 2025 अक्टूबर से लेके और 2027 में जब ये एग्जाम खत्म होगा तब तक हमारे पास लगभग 2 साल का टाइम है। कितना टाइम है? लगभग 2 साल का टाइम है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा कि 2027 में इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कौन कौन से काम, कौन कौन से टास्क कंप्लीट करना है, उन सभी टास्क का हम लिस्ट बना देंगे। क्या करेंगे भाई? मैं 2025 में खड़ा हूं और मुझे 2027 में इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो अगर मैं जानता हूं कि 2027 में इस एग्जाम को क्लियर करना है और आज मैं 2025 में हूं, तो मेरे पास लगभग 2 साल का समय है मोटा मोटी। तो ये जो 2 साल का समय है, इस 2 साल के समय में कौन कौन सा काम हमें कंप्लीट करना है, उस पूरे काम का हम एक लिस्ट बनाएंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि हमने काम का लिस्ट बनाया और काम निकल के आया कि 30 टास्क हमें जो है कंप्लीट करना है। 30 ऐसी चीजें हैं, 30 ऐसे एक्टिविटी हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें करना ही करना है। तो एक बात तो तय हो गया कि हमारे पास जो टाइम है वो 2 साल का है और जो हमारे पास काम है वो टोटल 30 काम है। अब हम इजीली रोड मैप बना सकते हैं कि भाई हमें 30 काम करना है और हमें ये 30 काम कितने टाइम में करना है? 2 साल में करना है। तो टाइम 24 मंथ और काम 30। अब इस काम को हम क्या करेंगे? इस काम को हम प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे, यानी कि हम प्रायोरिटाइज करेंगे अपने वर्क को कि सबसे पहले कौन सा टास्क होगा, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा टास्क होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा टास्क होगा। इस तरीके से हम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे और प्रायोरिटाइज करने के बाद इस पर टाइम अलॉटमेंट करेंगे कि इस वर्क को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, इस वर्क को करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप 2025 से लेके
और 2027 तक का एक रोड मैप क्रिएट करेंगे, एक पूरा टाइम टेबल क्रिएट करेंगे, और यही रोड मैप और यही टाइम टेबल आपको ब्रॉडली गाइड करेगा ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये जो 30 टास्क मैं बताया हूं, ये तो एक हाइपोथेटिकल नंबर है जो मैं आपको समझाने के लिए लिया हूं, लेकिन मैंने क्या किया है कि आपकी पूरी जो जर्नी है, आपका जो पूरा का पूरा जो एग्जाम है, उस एग्जाम को के जितने भी टास्क हैं, उस टास्क के लिए मैंने यहां पर एक प्लानिंग कर रखी है। बहुत ही क्लियर प्लानिंग है, और इनफैक्ट जैसा हम लोगों ने अभी बात कर रहे थे कि हमारा टारगेट 2026 भी हो सकता है, 2027 भी हो सकता है, 2028 या 29 भी हो सकता है। तो कोई भी साल हो आपका, कोई भी टारगेट ईयर हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये एक्टिविटी तो करने ही करने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेके चल रहे हैं कि अगर हमारा टारगेट ईयर जो है वो 2027 है, जो कि अभी हम लोगों ने 2027 ही कंसीडर किया था, तो उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो अपने 2027 का जो पूरा प्रिपरेशन करना है, उसको हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड कर लेंगे। फेज 1, फेज 2, फेज 3A, फेज 3B एंड फेज 4। तो हमको क्या करना है, हमको अपने 2027 का जो एग्जाम हमें देना है फाइनली, उस पूरे के पूरे 2 साल के टाइम को हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड कर लेंगे, राइट। और ये जो 4 फेजेस में हम डिवाइड करेंगे, इसमें फेज वाइज जो टास्क है, फेज वाइज जो एक्टिविटी है, वो हम यहां पे लिस्ट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहला फेज में सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो क्या है, वो है सिलेबस, राइट। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि यूपीपीसीएस के एग्जाम की जो सबसे पहला जो कदम होना चाहिए, जो बिल्कुल बिगिनिंग होना चाहिए, वो हमेशा सिलेबस से होना चाहिए। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए प्रॉपर। जो सिलेबस आपको चाहिए, उस सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कोचअप आईएएस ने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाइड वर्जन में बना रखा है, उसको आप जाके और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालिए, और एग्जाम की तैयारी करने से पहले कम से कम उस सिलेबस को 3 से 4 बार जो है जाके और लगातार पढ़िए। जब तक आप सिलेबस को 3 से 4 बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि इस पूरे एग्जाम का जो डोमेन है, या इस पूरे एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स हैं, या जो इस पूरे एग्जाम के अंदर जो मैटर है, वो किस तरीके का है। तो सबसे पहला काम यह करना है कि आपको सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल प्रिपरेशन। तो एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार आप रीड करिए। इसके बाद जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है सिलेबस का, उसको आप निकालिए, उसको डाउनलोड करिए, और उसका 2 प्रिंट आउट निकालिए। एक प्रिंट आउट जो है आप जहां पे अपना स्टडी टेबल बना रखे हैं, वहां अपने स्टडी टेबल पे रखिए, और आप कहीं भी जाते हैं उस सिलेबस को अपने साथ कैरी करिए। और दूसरा जो कॉपी है सिलेबस का, लगभग 23 या 24 पेज का सिलेबस होगा, उस दूसरे कॉपी को आपका जो स्टडी है, जो आपने अपने स्टडी के लिए जो प्लेटफॉर्म बना रखा है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखिए, जैसे यहां पर सामने नोटिस बोर्ड है, ऐसे नोटिस बोर्ड पर आप अपने सिलेबस को चिपका लीजिए, उसको पेस्ट कर लीजिए। और जो आपने अपने लिए डेली टाइम टेबल बना रखा है, कि जैसे अगर आप डेली टाइम टेबल नहीं बनाए होंगे तो आपको डेली टाइम टेबल बनाना होगा। कोचअप आईएएस का हर एक स्टूडेंट डेली टाइम टेबल बनाता है और उसको फॉलो करता है, और उसकी हम लोग प्रॉपर ट्रैकिंग करते हैं। तो आपके पास एक अपना डेली टाइम टेबल होना चाहिए, और वो जो डेली टाइम टेबल आप बना रहे हैं, उस डेली टाइम टेबल में
जो आपने पढ़ने का टाइम बनाया है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने 9 बजे से लेके 11 बजे तक हिस्ट्री रखा है, 11:30 बजे से लेके और 1:30 बजे तक ज्योग्राफी रखा है, तो जब आप 9 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप 9 बजे पढ़ाई करने के जस्ट पहले सिलेबस का एक पेज देख लीजिए। फिर आपने 9 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ाई किया, फिर आप आधे घंटे का ब्रेक लेने जा रहे हैं, तो फिर आप ब्रेक लेते टाइम जस्ट अपनी कुर्सी छोड़ने से पहले आप सिलेबस का एक पेज पढ़ लीजिए। फिर आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर आपने 11:30 से अगला सब्जेक्ट शुरू किया, फिर वो अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक पेज पढ़ लीजिए। तो आपको यह करना है सिंपली कि जितनी बार आप पढ़ने बैठेंगे और जितनी बार आप पढ़ाई करके ब्रेक लेंगे, आपको बस एक पेज देख लेना है सिलेबस का। पूरे दिन में अगर आपने सिलेबस का 10 पेज भी देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 30 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। और माय डियर, याद रखना कि अगर एक बार आपको सिलेबस याद हो गया तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि जैसे ही आप कोई कंटेंट ओपन करेंगे, लाइक कोई बुक हुआ या कोई मैगजीन हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, या आप कोई न्यूज देख रहे हैं, आप किसी से इनफैक्ट आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, हमेशा आपको पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इस एग्जाम की जर्नी में सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा डिफिकल्टी फेस करता है तो वो इसी बात को लेकर फेस करता है कि उसे स्टार्टिंग में ही पता नहीं चलता है कि उसको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो ऐसी बहुत सारी फालतू चीजों पे अपना एनर्जी लगा देता है जो चीज उसको वास्तव में नहीं पढ़ना होता है। तो सिलेबस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक बार आपने अगर सिलेबस को अपने ग्रिप में ले लिया तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप जब भी कोई बुक ओपन करेंगे, जब भी कोई मैगजीन ओपन करेंगे, आप न्यूज़पेपर ओपन करेंगे, इनफैक्ट आप कुछ भी कोई भी कंटेंट अगर आप ओपन करेंगे, आपको इमीडिएटली दिख जाएगा कि उस चीज के अंदर आपको आपके पढ़ने लायक चीज है कि नहीं, आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज है कि नहीं है। अगर एग्जाम से रिलेटेड चीज नहीं है तो फिर वहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड, अपने सिलेबस ओरिएंटेड चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और मार्केट में एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी यह है कि जो लोग इस एग्जाम के एक्सपर्ट नहीं हैं, जिन लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता नहीं है, वो बहुत उल्टा सीधा आपको एडवाइस करने लगते हैं कि अच्छा आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तब तो आपको सब कुछ आना चाहिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको सब कुछ आना चाहिए। भाई, इस एग्जाम की तैयारी में आपको सिलेबस के बाहर कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्जाम का जो नेचर है, पैटर्न है, वो इवॉल्व हो रहा है, बट वो इवॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेबस से बाहर कोई चीज पूछी जाएगी। जो कुछ पूछा जाता है वो हमेशा स्ट्रिक्टली सिलेबस के इर्द गिर्द ही होता है, सिलेबस के साथ उसकी रेलेवेंसी होती ही होती है। तो वास्तव में अगर आप इस एग्जाम के अंदर ये समझना चाहते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल आपको हाथ नहीं लगानी है, तो सबसे पहले सिलेबस आपके जुबान पे होना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि सिलेबस रट जाओ, उसको महीने में एक प्रैक्टिस बना लो कि मैं 2 बार सिलेबस लिखूंगा, महीने में मैं 3 बार लिखूंगा। मेरे स्टूडेंट लिखते हैं, वो 6 महीने में मैं 5-5 बार उनसे सिलेबस लिखवा लेता हूं। आप देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सिलेबस के ऊपर आपका मास्टरी होना जरूरी है। अदरवाइज आपका ऊर्जा इधर उधर छीड़ होगा और आप अपने मतलब ऑब्जेक्टिव की तरह, आप अपने एम की तरफ सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाएंगे। राइट? तो एज ए टीचर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग यूपीपीसीएस के सिलेबस को लीजिए, उसको दीवार पे चिपका लीजिए, उसको पूरे दिन में जितनी बार पढ़ने बैठते हैं, जितनी बार पढ़ाई करके उठते हैं, उसको देखिए। इनफैक्ट कहीं घूम के आ रहे हैं, कहीं से ब्रश कर रहे हैं, एक बार सिलेबस नजर मार लिया, 2 से 3 महीने में आपको सिलेबस याद हो जाएगा। एक बार सिलेबस याद हो गया तो फिर झमेला खत्म। जैसे कोई चीज उठाओगे पढ़ने के लिए, पता चल जाएगा क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो आई होप कि सिलेबस का इंपॉर्टेंस सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो पीपीटी है जो मैं इस पे आपको बता रहा हूं, मैं ये पीपीटी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों सबसे पहली चीज कि जो हमें समझनी थी किस एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेबस। आई होप कि आप सब लोग सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस को याद करेंगे और उसका जो है इस्तेमाल अपने पूरे प्रिपरेशन में करेंगे। तो पहली चीज तो हो गई सिलेबस। सिलेबस के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस एग्जाम के अंदर वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या है भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करता हूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं करता हूं, मैं प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी बात करता हूं। राइट? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है इसको हम लोग 3 स्टेजेस में करेंगे। राइट? अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग 3 स्टेजेस में करेंगे। पहले स्टेज में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको केवल और केवल रीड करेंगे, रीड करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करता हूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रीलिम्स भी आ जाता है और इसके अंदर मेंस भी आ जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए कि प्रीलिम्स का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कितना करना है और मेंस का कितना करना है। तो सब लोग इसको नोट कर लें। राइट? कि यूपी पीसीएस का 2012 से लेके और 2025 तक का प्रीलिम्स का पेपर आपको करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप 2012 से लेके 2025 तक का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर करेंगे और 2014 से लेके और 17 तक यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आईएएस का बोल रहा हूं मैं। भले पीसीएस की तैयारी है लेकिन आपको 2014 से लेके और 17 तक का आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर करना है और 2012 से लेके 2025 तक का यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर को आपको करना है, आपको पढ़ना है। अब मैं मेंस पे आ जाता हूं। मेंस का जो पेपर आपके पास होना चाहिए वो 2014 से लेके और 17 तक का आईएएस का पेपर अपने पास रखिए और 2018 से लेके और 2025 जो अभी आ रहा है उसका आप पीसीएस का पेपर रखिए। और ये पेपर बिल्कुल टॉपिक वाइज माइक्रो सेग्रीगेशन कोचअप आईएएस ने बना रखा है। बिल्कुल एक एक टॉपिक का माइक्रो सेग्रीगेशन करके कितने मार्क्स का पूछा गया है, किस साल में पूछा गया है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे बना रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ पड़ा हुआ है, वहां से निकाल के और आप इसका जो है जाके और क्या कर सकते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल के और आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो क्या है समझने वाली चीज कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें प्रीलिम्स में आपको यूपी पीसीएस का 2012 से लेकर 2025 तक का करना है और यूपीएससी का प्रीलिम्स का 2014 से लेकर 17 तक करना है। मेंस का पेपर क्या होना चाहिए आपके पास? 2014 से लेकर 2017 तक का आईएएस का होना चाहिए और 2018 से लेकर 2025 तक का पीसीएस का होना चाहिए। और पहले स्टेज में आपको क्या करना है? पहले स्टेज में आपको इस पेपर को केवल और केवल रीड करना है। तो आप ये अनसॉल्व पेपर अपने पास रखिए और इसको रीड करना शुरू करिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब शुरुआत में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये कौन सा सर ने इतना ड्राई सा काम दे दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केवल रीड करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रिक्टली कि सॉल्व भी नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहली बार में केवल रीड करना है। केवल आप क्वेश्चन को रीड करिए। आपको कोई दुविधा होती है तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछिए, लेकिन आपको पहली बार में केवल और केवल पेपर को, क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। मान लीजिए कि आपने जो है डेली आधे घंटे का समय बना लिया और आपने क्वेश्चन पेपर रीड करना शुरू किया। पहले दिन आपने जब क्वेश्चन पेपर रीड करना शुरू किया तो आपने मान लीजिए कि 20 पेज आपने जो है पढ़ लिया। तो जैसे ही आधा घंटा हुआ और आपने 20 पेज पढ़ा, आप वहीं पे पेज को फोल्ड कर दीजिए और आप उसको उठा के रख दीजिए। बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हें कितना समझ में आया कितना नहीं आया। मैं बोल रहा हूं ना, पहली बार कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खुद को धक्का मारना है और फिर भी इसको जो है
पढ़ना है। फिर दूसरे दिन उठिए और फिर आप पेज नंबर 21 से स्टार्ट करिए, राइट, और आप चलते जाइए, पढ़ते रहिए। मान लीजिए आपने एक महीना में जो है पूरा का पूरा जो हमने प्रीलिम्स और मेंस का बताया वो पूरा का पूरा आपने एक बार पढ़ डाला, तो फिर 31वें दिन क्या करोगे? 31वें दिन फिर से पेज नंबर 1 से स्टार्ट करो, फिर 2012 से स्टार्ट करो, राइट। और इस प्रक्रिया को आप कम से कम 3 to 4 टाइम्स लगातार करिए। यानी कि जो पेपर मैंने प्री और मेंस का बताया है वो पूरा का पूरा पेपर 3 से 4 बार आप उसको जो है पढ़ डालिए। मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार तो आपको बहुत कठिनाई होगी, लेकिन जब आप दूसरी बार करना स्टार्ट करेंगे तो आप एक पेंसिल रखिए और जो जो क्वेश्चंस आपको लगने लगा कि ये कौन से सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, ये पॉलिटी से पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री से पूछा जा रहा है कि ज्योग्राफी से, उसको आप थोड़ा थोड़ा मार्क करना शुरू करिए। चूंकि आप जो है इस सिलेबस, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आप सिलेबस भी पढ़ रहे हैं और साथ में अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी पे भी काम करना शुरू कर देंगे, तो आपको पहली बार तो नहीं लेकिन दूसरी बार जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से जो है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह आपको दूसरी बार थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप तीसरी और चौथी बार करेंगे तब तक आप एनसीईआरटी को लेके भी काफी मैच्योर हो जाएंगे और सिलेबस भी आपके टिप पे आ जाएगा। तब आपको एकदम से समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितना रिपीटेशन हो रहा है, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टॉपिक का पिछले 10 सालों में इंपॉर्टेंस कम हो गया है। और एक बार अगर आपने ये चीज पकड़ लिया कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना रिपीटेशन हो रहा है, किस टॉपिक से जो है किस टॉपिक का जो है इंपॉर्टेंस 10 सालों में घटा है या 10 सालों में बढ़ा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको इस एग्जाम का नेचर समझ में आना शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर किसी चीज का नेचर अगर समझ में आ जाता है तो फिर उस चीज का सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू एग्जाम के नेचर को समझना है, टॉपिक के वेटेज को समझना है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है ये समझना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कहां से कम क्वेश्चन पूछता है, ये हमको समझना है। हम अगर इस चीज को एक बार समझ गए तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कहां तक पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। भाई जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा पढ़ेंगे, जहां तक क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पढ़ेंगे, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ऊपर ज्यादा टाइम देंगे, जिस टॉपिक का वेटेज कम है उसके ऊपर कम समय देंगे। भाई सभी के ऊपर बराबर टाइम थोड़ा ना दे सकते। जहां से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीवियस ईयर में, इसका मतलब कमीशन के लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम ज्यादा टाइम देंगे। जिस टॉपिक से जो है कमीशन कम क्वेश्चन पूछ रहा है वो कमीशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पर हम टाइम कम देंगे। तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमें कहां ज्यादा फोकस करना है और कहां कम फोकस करना है। हमारी एनर्जी बचेगी और हम बार बार सही जगह पे अपना एनर्जी थ्रो करेंगे और इससे हमारी प्रोबेबिलिटी जो है इस एग्जाम की क्लियर करने की बढ़ जाएगी। तो मैं कंक्लूड करता हूं इस चीज को बेटा कि पहला जो चीज है सिलेबस, वो सिलेबस आपको यह बताएगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जो आपका पिछले साल के पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो आपको यह बताएंगे कि जो पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, कितना पढ़ना और किस प्रकार से पढ़ना है। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारा सिलेबस है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा पिछले साल का पेपर है। अगर इन दोनों के ऊपर आपने सॉलिड काम कर लिया तो आप इस लड़ाई में 50% बैटल जीतते हुए नजर आएंगे। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको करना है, बार बार पढ़ना है, तभी जाके आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप परेशान हो जाएंगे, आप मेहनत तो करते रहेंगे लेकिन आपका मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने क्या 2 चीजें सीखी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरी चीज हम क्या करेंगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इन द बिगिनिंग
हम उसको बार बार रीड करेंगे। हाँ चलिए जाओ बेटा, चाहे यहां भी आ सकती हो, बीच में जगह है। हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉरी, हम लोग सिलेबस को बार बार रीड करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहले 3 या 4 महीना उसको भी मल्टीपल टाइम रीड करेंगे। तो सिलेबस हमें यह बताएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और पिछले साल का पेपर हमें यह बताएगा कि जो पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि भाई जैसा क्वेश्चन पूछेगा, जहां तक क्वेश्चन पूछेगा और जितना पूछेगा, बस उसी प्रकार से पढ़ेंगे, वहीं तक पढ़ेंगे। तो आपको सारे जवाब मिल गए, क्या का भी जवाब मिल गया, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है यह बता देगा आपका पिछले साल का पेपर, कितना पढ़ना है यह बता देगा पिछले साल का पेपर, और कैसे पढ़ना है भाई जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसे पढ़ना। तो कहां, कितना, कैसे, कहां तक, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। नाउ यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन अ सीरियस वे। अब आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। तो एक बार इन दोनों चीजों के ऊपर काम हो गया तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपनी जर्नी का, जो होता है ना गूगल मैप लोकेशन हम लोग लगाते हैं, तो समझ लो कि रास्ता तय हो गया। अब बीच में कहीं गड्ढा वड्ढा आ गया तो अलग बात है, ठीक है, वो तुम ही लोग मतलब ये करते हो। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि आपने अपने लिए एक पूरा रास्ता खींच लिया। किसके थ्रू? सिलेबस और पिछले साल के पेपर के थ्रू आपने खींच लिया इस चीज को। अब हम लोग आएंगे अपने प्रिपरेशन के एकदम पहले फेज पे, मतलब पहले फेज का जो सबसे, देखो ये पूरा का पूरा डिमांड पता चल गया। एनसीईआरटी कुछ बुक्स लाना, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों, एनसीईआरटी। अब हम लोग जो है आएंगे अपने प्रिपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पे, और वो इंपॉर्टेंट स्टेज है कवरेज ऑफ 6 एनसीईआरटी, राइट। छह बुक्स है एनसीईआरटी की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी और एक सोसाइटी, ठीक। इन 6 बुकलेट्स को जो है, और भी एक दो ले आओ ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी का भी ले लेना एक दो। तो ये है एनसीईआरटी की बुकलेट्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुकलेट्स जो है, जो लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो लोग यहां से आके कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज हमारे स्टूडेंट्स को ये इश्यू होता है। ये बिल्कुल चैप्टर वाइज बनाते हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज बनाते हैं हम लोग। चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 है ना, हर एक क्लास वाइज चैप्टर वाइज होता है। तो हर एक क्लास का जब चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर खत्म होते ही इसके पीछे क्वेश्चन होता है, और 3 कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, मॉडरेट, एडवांस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जैसे जैसे एनसीईआरटी कर रहे हैं, आप प्लीज इस बुक्स के पीछे के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। आप अगर एनसीईआरटी, और कई बार ना मैं पीसीएस वाले बच्चों को बता दूं, कई लोगों ने पीसीएस को लेके ये भ्रम फैला रखा है कि पीसीएस के एग्जाम में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। इट्स अटर रॉन्ग। आप इस ट्रैप में कभी मत फंसिएगा। पीसीएस हो या यूपीएससी हो, ठीक है, पीसीएस हो या यूपीएससी हो, ये सारी बुक्स है ना। तो पीसीएस हो या यूपीएससी हो, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत तब नहीं है जब आपका पूरा एनसीईआरटी तैयार है। अगर आपका एनसीईआरटी तैयार नहीं है देन कंपलसरी आपको एनसीईआरटी पढ़ना। अगर नहीं पढ़ रहे हो एनसीईआरटी और तुमको लग रहा है कि तुम पीसीएस क्लियर कर जाओगे, गलतफहमी है। कर सकते हो क्लियर, हो सकता है पंचवर्षीय योजना बना के कर लो या 10 साल में कर लो, ठीक है। अरे कोई अगर आदमी 40 साल में जाके अगर पीसीएस क्लियर कर भी लेगा तो 5 साल बाद तो उसको जो है खाने का मसाला नहीं पचेगा, तो जिंदगी की मौज कहां से काटेगा। आप तो इसको सही समय पे करो ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई लेट कर रहा है तो कोई बुरा है, लेकिन लेट करने का मतलब नहीं है कि तुम 10 साल लगा दो। भाई 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ये काम होना चाहिए। अब आप पता चला कि आप 22 साल के हुए तब आपने हो गया, अब 22 साल के हो तब आपने ये तैयारी स्टार्ट की, और आप जो है 40 साल के हुए तब आप पीसीएस बन रहे हो,
तो भाई कौन सा बड़ा तीर मार दिया आपने, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। आप ऐसा मत करो। तो अगर आपको सही समय पे और सही अटेम्प्ट के अंदर अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और ठीक तरीके से पढ़िए। जो हम लोग क्लासेस में कराते हैं सब आप लोग अनुभव किए होंगे। उस क्लासरूम का नोट्स बनाइए, इस बुक का इस्तेमाल करिए, और इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, नोट्स मेकिंग का एक अलग से सेशन ले लूंगा, उसमें बता दूंगा, और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हमें तीसरा काम कौन सा करना है, एनसीईआरटी की जो 6 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और सोसाइटी, उसको सीरियसली क्लास करके प्रॉपर नोट्स बनाना है और उसके सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, राइट। और मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब देखोगे ना एनसीईआरटी में, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, सिलेबस को समझेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझेंगे। तीसरा काम हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे अपने जीएस के मेन मॉड्यूल पे। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। पीसीएस में कितना पेपर होता है, मेंस में 6 पेपर होता है। वो सारा 6 पेपर तैयार करेंगे। और प्रीलिम्स में कितना होता है, 2 पेपर होता है, एक जीएस और दूसरा सीसैट होता है, राइट। हम उसको भी तैयार करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन होता है और जो मेंस का प्रिपरेशन होता है वो कभी भी सेपरेट नहीं होता है, हमेशा साथ में होता है, हमेशा कंबाइन होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, हमेशा साथ में होती है। एक सेकंड। तो प्री और मेंस की जो तैयारी होती है वो हमेशा कंबाइन होती है। और इसके लिए आप एक काम करो, आप पूरा का पूरा सिलेबस रीड करो। आपको लगेगा कि प्रीलिम्स के अंदर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे मेंस में जाके रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कभी अलग अलग नहीं होती है। क्या अलग अलग होती है, प्रैक्टिस अलग अलग होती है। प्रैक्टिस क्या होती है, अलग अलग होती है। और तैयारी कैसा होता है, एक जैसा होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट, मैं ऑनलाइन ऑन एयर बोल रहा हूं, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूट्यूबर अगर आपको ये बोल रहा है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग होती है, आज के आज उसको बायकॉट कर दो, आज के आज उसको अनसब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गधा है और उसकी बात सुनोगे तो तुम्हें प्रचंड गधा बना देगा। बनना नहीं है, ठीक। तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी क्या होती है, एक साथ होती है। प्रैक्टिस कहां होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि अप्रोच अलग अलग है। वहां उन्हीं टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक किया जाता है कि 4 ऑप्शन में से आप एक सही ऑप्शन चुनने का डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। और जब आप मेंस एग्जाम में जाते हैं तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव स्किल है उसको चेक किया जाता है कि जो प्रॉब्लम या क्वेश्चन दिया गया है उसको आप 200 शब्दों में या 250 शब्दों में आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अलग अलग स्किल चेक कर रहा है वो आपका, लेकिन कंटेंट क्या है, सेम है। कंटेंट अलग अलग नहीं है, सिलेबस अलग अलग नहीं है, तो तैयारी भी अलग अलग नहीं होगा। इट विल बी वेरी वेरी इंटीग्रेटेड, राइट। एंड दिस इज हाउ वी डू, राइट। यहां पे तो हम ऐसे ही करते हैं। तो एनसीईआरटी की 6 किताबें आप जब खत्म कर देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जीएस के जो भी प्रीलिम्स और मेंस के मॉड्यूल हैं हम उन मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे हिंदी पर और एस्से राइटिंग पर। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूपी पीसीएस के अंदर 150 नंबर का हिंदी आता है, सामान्य हिंदी, और 150 नंबर का एस्से राइटिंग आता है। सो माय डियर, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूपी पीसीएस में सिलेक्शन होने और ना होने में सामान्य हिंदी और एस्से राइटिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। भाई जीएस का पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑल्दो वहां पे भी आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे, पर डिफरेंस क्रिएट करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है। पेपर 1, 2, 3 में तो बहुत कम होता है, थोड़ा सा 4, 5, 6 में डिफरेंस क्रिएट करने का स्कोप है।
पर सबसे अधिक अगर कोई टॉपर डिफरेंस क्रिएट करता है तो वो जाके करता है एस्से राइटिंग और सामान्य हिंदी में। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेंस दे रहे होते हैं वो एस्से राइटिंग और सामान्य हिंदी को यूजुअली इग्नोर करते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट वीकनेस एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई एम टेलिंग यू। आपने अगर सामान्य हिंदी और एस्से राइटिंग को अगर इग्नोर किया, ट्रस्ट मी कि आपके जो 300 नंबर है, 150 नंबर का दोनों होता है, 300 नंबर अगर आपके कॉम्प्रोमाइज हो गए तो फिर आपका पूरा का पूरा मेंस चौपट हो जाएगा, क्योंकि टोटल 1500 नंबर का होता है। भाई 1500 नंबर में से 300 नंबर होने का मतलब है 20%। इट्स अ ह्यूज वेटेज। 20% इज अ ह्यूज वेटेज। वी कैनॉट अफोर्ड टू इग्नोर दी एस्से राइटिंग एंड सामान्य हिंदी। ये यूपीएससी में जाके क्वालिफाइंग हो जाता है, लेकिन एस्से राइटिंग तो वहां भी रहता है 250 नंबर का। उस पर बाद में बात करेंगे जब उसका चर्चा करेंगे तो। ठीक, तो पहले फेज में जो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी, उसमें है कि पहला हमें क्या करना है, सिलेबस समझना है। दूसरा, सब साथ में बोलो, दूसरा हमें क्या करना है, पीवाईक्यू पे काम करना है। तीसरा हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को खत्म करना है। चौथा हमें प्रीलिम्स और मेंस के मॉड्यूल को खत्म करना। तुम लोग को कुछ खाना वाना लाना पड़ेगा क्या, तो बोलो सब लोग। चौथा क्या करना पड़ेगा, जीएस मॉड्यूल, जीएस के मॉड्यूल को खत्म करना होगा। और जीएस मॉड्यूल मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों, राइट। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, हिंदी और एस्से राइटिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। और इन सब चीजों के साथ एक चीज पैरेलल में स्टार्ट होता है और वो है करंट अफेयर। क्या है, करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर तुरंत नहीं स्टार्ट करना चाहिए। करंट अफेयर जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग नए हैं, जैसे आप लोग बिल्कुल नए हो, करंट अफेयर हमेशा एग्जाम जब आप तैयारी स्टार्ट करो उसके 3 या 4 महीने बाद स्टार्ट करो पढ़ना। ऐसा क्यों, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए एनसीईआरटी की। भाई एनसीईआरटी की जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या जीएस के मॉड्यूल की जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कठिनाई आएगी। यू विल फेस सम डिफिकल्टी, राइट। अब पीसीएस के एग्जाम में लोग मुझसे पूछते हैं कि सर न्यूज़पेपर का कितना रेलेवेंस है। देखो, न्यूज़पेपर का जो रेलेवेंस है वो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है आपको। बीइंग एन अवेयर सिटीजन, आपको डेली न्यूज़पेपर चाहे 15 मिनट पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, पर आपको पढ़ना चाहिए। बीइंग एन अवेयर सिटीजन, राइट। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए कि हमारे एग्जाम के अंदर यूपी पीसीएस में न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। लेकिन जिस तरीके से बाकी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर हमें कैसे पढ़ना है, तो हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, सबको ग्रुप में आता है, आता नहीं आता है। वो न्यूज़पेपर कुछ इस तरीके का रहता है। मैं आप लोगों को जो है उसको एक बार दिखा भी दूं, जो लोग नहीं जानते होंगे या जो लोग ऑनलाइन होंगे वो ये बात जान जाएंगे। आई थिंक इसमें है नहीं, ओके, आई थिंक मैं कर नहीं पाया हूं। ठीक है, मैं लिंक में जो लोग हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं न्यूज़पेपर का सैंपल डाल दूंगा। जो न्यूज़पेपर अपने यहां आता है, जो हम लोग करते हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी समरी बनी होती है, तो वही न्यूज़पेपर आपको करना है। कि न्यूज़पेपर अगर आप सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगा। आप न्यूज़पेपर का सब कुछ कवर नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर की जो समरी बन के आती है, कोचअप आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे भी जाता है, व्हाट्सएप पे भी जाता है। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो जाके ज्वाइन कर लेंगे, उनको वहां से मिल जाएगा, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप न्यूज़पेपर वहां से पढ़िए एंड ट्राई टू रीड द इंटायर इंफॉर्मेशन विद इन 45 मिनट। उससे ज्यादा समय मत लगाइए, क्योंकि आपने देखा होगा आर्टिकल देता है, आर्टिकल के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होता है, यही रहता है ना। तो आप कोशिश करिए कि आप न्यूज़पेपर ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट के आसपास देके और उसको एक बार कवर कर लीजिए।
अब करंट अफेयर में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बना लेंगे तो शुरुआत में तो आपको हो सकता है कि 45 मिनट की जगह 1 घंटा भी लग जाए, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, आधे घंटे पे हो जाएगा, क्योंकि न्यूज क्या होता है, रिपीट होता है। बहुत पुराने मेरे स्टूडेंट हैं, इन लोगों ने न्यूज़पेपर पे बहुत काम किया है। न्यूज क्या होता है, रिपीट होता है, बार बार वो चीजें थोड़े थोड़े वैल्यू एडिशन के साथ आ जाती है। अब इसके बाद अगर कोई मैगजीन अगर हमें करना है पीसीएस के लिए तो वो आती है घटना चक्र की ई दृष्टि। सब लोग नोट कर ले पीसीएस वाले कि अगर हमें कोई मैगजीन करनी है इस एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें कोई अगर मैगजीन करना है तो वो है घटना चक्र की ई दृष्टि करके आती है, मार्केट में सरप्लस रूप से अवेलेबल है। आप जाइए उसको मार्केट से लीजिए और उसको स्टडी करिए, ठीक है। तो पीसीएस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है। लेकिन इस मैगजीन को जब आप तैयारी शुरू करें उसके 5-6 महीने बाद स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर तो आप 3 महीने बाद स्टार्ट कर लो, लेकिन मैगजीन कब स्टार्ट करना है, 5-6 महीने बाद स्टार्ट करना है, क्योंकि मैगजीन में ना बहुत इंफॉर्मेशन होता है और वो इंफॉर्मेशन आप तभी रिटेन कर पाएंगे जब उसका फंडामेंटल आपको क्लियर हो। अगर फंडामेंटल नहीं क्लियर है तो फिर आप उसको रिटेन, इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहले फेज में हम लोगों ने क्या क्या करना है, सिलेबस को समझना है, सब लोग समझेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना है, एनसीईआरटी कवर करना है, जीएस के मॉड्यूल कवर करने हैं, हिंदी और एस्से राइटिंग को बहुत अच्छे से कवर करना है, और करंट अफेयर में 3 महीने बाद न्यूज़पेपर, और उसके 3 महीने बाद हमें मैगजीन के ऊपर काम कर लेना है। फेज 1 खत्म। अब एक चीज समझिए, ये फेज 1 कुछ लोगों के लिए 12 महीना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 14 महीना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 8 महीना हो सकता है, और कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। इट्स नॉट अ बिग डील। जिन्होंने कर रखा है वो फेज 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो अपना टाइमलाइन तय कर लेंगे। मेरे साथ आके मिलके बैठ के कर लेना, या तुम अगर खुद से विवेक लगा के कर सकते हो तो खुद से कर लेना, लेकिन आपको वो टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इसको 6 महीने में करना है कि 10 महीने में करना है कि 20 महीने में करना है, पर वो आपका टारगेट तय होना चाहिए। क्योंकि फिर आपकी बॉडी, आपका हर एक ऑर्गन, आपके सेंसेस उसी हिसाब से अलाइन होंगे और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को कैरी कर पाओगे। इज इट क्लियर टू ऑल? एकदम पक्के वाला सबको क्लियर है? वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ वी शैल स्विच टू दी फेज 2। फेज 2 पर आते हैं। फेज 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे कहाँ नीचे जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। हाँ, फेज 2 पर आते हैं। देखो भाई, फेज 1 में हमने खूब मेहनत करा, खूब पढ़ाई की, खूब कवरेज किया। अच्छा, कई बार मुझे कवरेज में करते हुए लड़के फेज 1 में बहुत पूछते हैं, सर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, कवरेज कर रहे हो। तो रिवीजन करने के लिए मैं अलग से एक सेशन ले लूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि रिवीजन के 2 तरीके होते हैं। या तो आप डेली बेसिस पर रिवीजन करो या आप वीकेंड पर रिवीजन करो। रिवीजन में 4 क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं बच्चों से, सर हम डेली रिवीजन करें, वीकेंड पे रिवीजन करें, लिख के रिवीजन करें या पढ़ के रिवीजन करें। ये 4 क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली ये 4 क्वेश्चन होते हैं। ये चारों क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से सेशन ले लूंगा, है ना। हिमांशु भैया जो है वो सेशन लगा देंगे, हाउ टू रिवाइज, है ना, वो करके एक सेशन लगा दूंगा, उसमें आप लोगों को बता दूंगा, पूरा एविडेंस के साथ बताऊंगा कि लिख के रिवीजन करने का क्या फायदा, क्या नुकसान है, सिर्फ पढ़ के रिवीजन करने का क्या है, वीकेंड रिवीजन का क्या फंडा है, डेली रिवीजन का क्या फंडा, वो पूरा बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल हम लोग आते हैं कि फेज 2 का हम पहला काम क्या करेंगे। फेज 2 का पहला काम हम क्या करेंगे भाई? फेज 2 का हम पहला काम ये करेंगे कि फेज 2 में सबसे पहले हमने जो चीजें अभी तक पढ़ी हैं उन चीजों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो फेज 1 के एक एक चीज को जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, चाहे इसके लिए 2 महीने का टाइम लगे, चाहे इसके लिए 1 महीने का टाइम लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक एक चीज को रिवाइज करेंगे। ठीक, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे 6 एनसीईआरटी हो, चाहे आपके जीएस के जो है 26 मॉड्यूल्स हो हर एक सब्जेक्ट्स के, चाहे वो हिंदी हो, समान एस्से राइटिंग हो,
हर चीज को चाहे 2 महीना लगने दो, 3 महीना लगने दो, कोई और काम थोड़ा ना है, कुदाल खोद थोड़ा ना रहे हो तुम, पढ़ना ही है तुम्हें। तो सही तरीके से चीजों को रिवाइज करने पे टाइम दो और ढंग से रिवाइज करो। और एक बार जब ये रिवीजन हो गया तो अच्छा, रिवीजन करते टाइम एक चीज का और ध्यान रखा जाता है, जैसे बहुत सारे एरिया होते हैं रिवीजन करते टाइम जो समझ में आता है, अरे नहीं ये वाला एरिया थोड़ा वीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एरिया आपको रिवीजन करते टाइम लगता है कि मैंने जब कवरेज लिया तो उस समय वो एरिया वीक है, तो आप वो एरिया हमारे पास लेके आओ। हमने तो आज तक कभी किसी को मना नहीं किया है। मेरे जितने भी पुराने और नए स्टूडेंट हैं सब मेरे पास आज भी आते हैं, आप मेरे पास लेके आओ, मैं आपको वो एरिया बताऊंगा कि कैसे फिर से स्ट्रांग करना है। आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो, गूगल का ले सकते हो, जो रिकॉर्डिंग क्लासेज है उनको जाके फिर से दोबारा देख सकते हो, रिकॉर्डिंग में भी तो आपके पास पड़ी रहती है क्लासेस। तो आपको रिवीजन करते टाइम यह भी समझना है कि जो जो एरिया मेरे कवरेज के टाइम में थोड़े बहुत कमजोर रह गए, पहले तो रहने नहीं चाहिए, वही खत्म कर लो उसको, लेकिन अगर संजोग बस रह भी गया तो फिर रिवीजन के टाइम में उसको स्पॉट करो और उसको वहीं पर किल करो, नहीं तो ये तुम्हें बाद में कमजोर कर देगा, ये गारंटी है, राइट। तो वहां पे करेंगे, रिवीजन में जितना टाइम लगता है लगने दो। जैसे ही हम रिवीजन खत्म करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मेंस के ऊपर सीरियस काम। मेंस के ऊपर सीरियस काम कैसे करेंगे? तो मेंस के ऊपर हम सीरियस काम ऐसे करेंगे कि हमने जो भी सब्जेक्ट अभी तक कवर किया है और जो मोटे मोटे पोथी बना रखा है हमने, एक एक सब्जेक्ट का 300 400 पेज, उनका 1 पेजर नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा? 1 पेजर नोट्स बनाएंगे। तेजी से बोलो, क्या करेंगे? 1 पेजर नोट्स बनाएंगे। मतलब हर एक टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है उस सिलेबस के हिसाब से हम लोग उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे और कैसा दिखता है वो शॉर्ट नोट्स, मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूं कि जो आपके सीनियर हैं वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करोगे, मनीष सर विल हेल्प यू अलॉट। आपको वो सिखाएंगे कि किस तरीके से जो है उसको आगे लेके कैरी करना है, और वो आप सीख गए तो आपका एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो आप देखिए, यहां पे मैं कुछ बच्चों का जो है यहां पे आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये वाला देखिए आप, लर्न टू मेक 1 पेजर 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स। ठीक है, ये हमारी एक स्टूडेंट है, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, रितिका। रितिका को कुछ लोग जानते होंगे, शी वॉज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, मिरांडा हाउस से थी वो। अभी वो घर गई, हेल्थ के कारण थोड़ा ऑनलाइन में कर रही है। तो रितिका का नोट सही है, उसने 1 पेजर नोट्स बनाया था। तो इस तरीके से हम 1 पेजर नोट्स बनाएंगे। हम यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, फिर टॉपिक के नीचे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखेंगे। इसने बाद में लिखा है, बट आपको उसके नीचे ही लिख डालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो प्रोबिटी इन गवर्नेंस अगर एक टॉपिक है, एथिक्स में है, ये जीएस पेपर 4 में, तो एग्जांपल ले रहा हूं, तो अगर ये है तो उसके नीचे उसमें पिछले साल पूछे गए सारे प्रश्न हम डाल लेंगे, और फिर उसके बाद उसका जो है 1 पेजर नोट्स तैयार कर लेंगे उस टॉपिक का। दिख रहा है आपको? देखिए कैसे तैयार किया, देखिए इस तरीके से आप जो है 1 पेजर नोट्स तैयार करेंगे। और ये जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना, कि जो इतना बढ़िया इन्होंने डायग्राम बनाया है या जितना जो इन्होंने करा है, इन डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट है, और ये आप धीरे धीरे लर्न करेंगे। ओवर द नाइट आप इसको लर्न करने वाले नहीं है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? 1 पेजर नोट्स बनाएंगे। आपको 1-2 और स्टूडेंट्स का दिखा रहा हूं, ये आपने देखा ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि हमें क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाना है, 1 पेजर नोट्स बनाना है, और प्रेजेंटेशन आप इससे कहीं बेहतर सीख जाएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, राइट। काम करेंगे, टाइम देंगे, तो इससे बढ़िया भी प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है ना, अच्छा प्रेजेंटेशन है ना, बट इससे अच्छा प्रेजेंटेशन आप कर लेंगे अगर आप टाइम देंगे, थोड़ा सा समय देंगे और साथ में काम करेंगे। तो फिर ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंटेशन आप नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी इजी, एवरीवन कैन डू इट। इट्स ऑल अबाउट कि आप डिटरमिन है कि नहीं और आप समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से मैं एक और मेरी स्टूडेंट है जो अभी आती भी है एग्जाम देने के लिए, ऐश्वर्या मिश्रा। कितने लोग जानते हैं ऐश्वर्या मिश्रा को? आप जानते हैं क्योंकि आप साथ में पेपर दे रहे होंगे। तो ऐश्वर्या मिश्रा करके मैं उसका भी नोट्स आपको दिखाता हूं। आपको जो है उसका नोट्स देख के भी थोड़ा सा जो है, ये देखिए, ये उसने 1 पेजर नोट्स बनाया है। और आपको बड़ा मुश्किल होगा ये समझना कि मतलब 1 पेजर नोट्स उसने बनाया है तो उसने लिखा है कि ये कहीं टाइप भी हुआ है, ऐसा आपको लगेगा। बट द रियलिटी इज दैट कि ये उन्हीं का लिखा हुआ नोट्स है।
आप तरीका देखिए नोट्स बनाने का, आप मेथड देखिए। देख रहे हो, बुद्धिज्म इन यूपी एक टॉपिक है, बुद्धिज्म इन यूनिप आप देखेंगे एक पेज के अंदर खत्म। देख रहे हो, जैनिज्म इन यूपी आ गया, ये यूपी स्पेशल का इन्होंने नोट्स बनाया था। लुक एट दिस, यू कैन सी हाउ प्रेजेंटेबल इट इज इट देयर और नॉट है, बट इट्स ऑल प्रैक्टिस। इट्स नॉट लाइक कि उसने ओवर द नाइट कुछ कर लिया हो। शी हैज डन लॉट ऑफ वर्क, शी वाज अंडर माय इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट। तो इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इसको किया है। दोज हु आर फाउंडेशन स्टूडेंट दे शुड नॉट वरी अबाउट दैट, वो ऑलरेडी मेरे इंडिविजुअल मेंटरशिप में है ना। इंडिविजुअल मेंटरशिप एक प्रोग्राम ऐसा भी चलता है जिसमें जो हमारे यहाँ फाउंडेशन में बच्चे नहीं आते हैं, बहुत अलग अलग जो है कोचिंग से कर लेते हैं, राइट, तो वो हमारे पास आते हैं इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम में और फिर वहां से वो इन चीजों को करना सीखते हैं। तो देखिए आप इन्होंने किस तरह से बनाया, देख रहे हो आप, इज इट प्रेजेंटेबल और नॉट। राइट नाउ यू आर डूइंग दिस वर्क ना, तो ये भी जो है इस समय कर रही हैं देवप्रिया शुक्ला। 1 पेजर चल रहा है ना तुम्हारा बेटा, हाँ, तो 1 पेजर नोट्स इनका चल, और किसी का 1 पेजर चल रहा है क्या अभी काम? तुमने तो कर लिया है पूरा, एनीवन एल्स? क्योंकि ज्यादातर लोग अभी नए हैं, राइट, इसलिए 1 पेजर नोट्स में भी काम नहीं कर। तो 1 पेजर नोट्स आपको समझ में आ गया, 1 टॉपिक 1 पेज हम नोट्स कैसे बनाएंगे। तो हमारा पहला टास्क होगा फेज 2 में कि हम चीजों को रिवाइज करें, और दूसरा टास्क हमारा क्या होगा कि हम 1 पेजर नोट्स बनाएं। ये हमें करना है दूसरा काम। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे टास्क पे। तीसरा टास्क हम क्या करेंगे? तीसरा टास्क हम ये करेंगे कि हम लोग जो है आंसर ड्राफ्टिंग करेंगे पिछले 10 साल का। पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, आप लोग फिर से नोट कर लीजिए इस बात को, 2014 से लेके और 2017 तक, ठीक है, फिर से नोट कर लेंगे सब लोग इस बात को। 2014 से लेके और 2017 तक हमें आईएएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और 2018 से लेके और 2025 तक पीसीएस का सॉल्व करना है, राइट। और कैसे करना है? सब्जेक्ट वाइज करना है, क्योंकि जो मैं आपको बुकलेट दे रहा हूं ये सब्जेक्ट वाइज है। सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज है। जैसे आर्ट एंड कल्चर का आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर में दिया हुआ है टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, आर्ट फ्रॉम अक्रॉस दी डायनेस्टी, फोल्क सॉन्ग, फेस्टिवल्स, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ऐसा करके टॉपिक, सब टॉपिक बना रखा है और सब टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस है। तो हमको ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज अपने नोट्स बनाने हैं। मतलब जीएस पेपर 1 का 2014 से लेके 17 तक का हिस्ट्री, और फिर 2018 से लेके और 25 तक का पीसीएस का हिस्ट्री एक साथ इकट्ठा करके आप एक फोल्डर में बना के रखेंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी का अलग फोल्डर में मेंस का क्वेश्चन, ऐसे ही इकोनॉमी का अलग फोल्डर में मेंस का सारा क्वेश्चन बना के रखेंगे। और अलग अलग सब्जेक्ट का जो अलग अलग फोल्डर है, अगर आपने मेंस के ऊपर अगर ये काम कर लिया तो आपको ना मैं मतलब 100% खुले वाला मतलब देता हूं चैलेंज। आप 2012 से लेके 2014 से लेके 17 तक आईएएस का क्वेश्चन कर डालो, और 18 से लेके और 22 तक यूपी का क्वेश्चन कर डालो हिस्ट्री का, और फिर 23 का हिस्ट्री का क्वेश्चन मेंस का उठाना। आप क्या बोलोगे पता है? सर इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, ये तो सब कुछ वही पुराना आ रहा है। सर लिखे या ना लिखे, पर आप दोबारा लिखिए, आपकी और प्रैक्टिस होगी। और 2025 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, इसी साल जाके देखो, एंड प्लीज प्रूव मी रॉन्ग, मुझे गलत साबित करिए, मुझे गलत साबित करिए। आप जो मांगेंगे इनाम में मैं दे दूंगा, ठीक। आप आके खुद बोलेंगे कि सर हमने कोई भी सब्जेक्ट बता रहा हूं, ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस, आईआर, एथिक्स, कोई भी 14 से लेके 17 तक का आईएएस का लिख डालो, और 18 से लेके 22 तक का, 21 तक का पीसीएस का लिख डालो। उसके अगले साल का जो पेपर उठाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, आप मुझसे बोलोगे कि सर इसमें तो कुछ मतलब नया है ही नहीं, सब कुछ रिपीट हो रहा है। अब इससे भी ज्यादा एग्जाम कोई आसान होगा क्या? अब या तो एग्जाम तुम्हारे घर चल के आए और रोटी पे तवे पे बैठ जाए और वो सिक जाए और तुम खा लो, कुछ लोगों के लिए वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है। क्यों दुनिया का सबसे आसान है? क्योंकि हर 10 साल के पेपर को अगर समझ गए तो खुद को बहुत भयानक तरीके से रिपीट करता है।
अब तुम्हें वो रिपीटेशन पकड़ना नहीं है, क्योंकि तुम तो रात को सोए और ज्यादातर लोगों को सिंघम देख लेना है, थोड़े से रील देख लेने हैं और सुबह उठ के और आईएएस बन जाना है, नहीं तो डीएसपी भूरेलाल बन जाना है। गंगा जल देखा है मूवी? हाँ, तो डीएसपी भूरेलाल बन जाना। ऐसा नहीं होता है, इट डज नॉट हैपन। इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोसेस को फॉलो करें। तो आप सब लोग मुझसे कमिटमेंट करेंगे कि फेज 2 के इस स्टेज में जाके हर एक सब्जेक्ट के जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्ट वाइज उसको लिखेंगे और उसका सेपरेट फोल्डर बनाएंगे। एवरीबडी पक्के वाला? डन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आएंगे घटना चक्र की किताब सॉल्व करने पर। घटना चक्र की पूर्वालोकन होती है, सब लोग लिख लेंगे। उसकी 6 किताबें आती है मार्केट, 8 किताबें आती है मार्केट में, जिनमें से 2 किताबें आपको नहीं करनी है। कौन कौन सी नहीं करनी है? इकोनॉमी नहीं करनी है और करंट अफेयर नहीं करनी है। ये 2 किताबें आपको नहीं करनी है। आपको करनी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट और स्टेट स्पेशल। ये आपको घटना चक्र करना है। लेकिन कई लोग घटना चक्र के पूर्वालोकन को प्रैक्टिस सेट ना समझ के किताब समझने की गलती कर देते हैं और वहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो तो वो है, अगर उनके साथ उनके बच्चे, उनके पोते भी साथ में तैयारी करें और पूरा मोहल्ला एक साथ मिलकर तैयारी करे, तब भी घटना चक्र के भरोसे ये एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं अभी बता दे रहा हूं। तो घटना चक्र का हमें तब इस्तेमाल करना है जब हम सारी चीजों को कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद अब हम प्रैक्टिस के मोड में आ जाएंगे। भाई हमने फेज 1 में सब कुछ कवर कर लिया, फेज 2 में हमने मेंस के भी सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए, अब हम घटना चक्र की प्रैक्टिस करेंगे। और माय डियर, घटना चक्र की किताब जो है, जो 6 किताबें मैं बता रहा हूं घटना चक्र पूर्वालोकन, उसको 360 डिग्री अप्रोच के साथ करना है। 360 डिग्री अप्रोच क्या होता है ये मेरे पुराने स्टूडेंट कुछ लोग जानते होंगे, आप नए लोगों के लिए वो एक अलग से मैं सेशन लेके बता दूंगा, या आप मुझसे आके भी समझ सकते हैं मेरे कैबिन में या मेरे पास। ठीक, तो घटना चक्र पूर्वालोकन की किताब क्या है? एक प्रैक्टिस सेट है और उसको प्रैक्टिस सेट की तरह इस्तेमाल करना है। और मेथड क्या रहेगा? 360 डिग्री अप्रोच। वो 360 डिग्री अप्रोच मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप मेरे कैबिन में भी आके पूछ सकते हैं, वैसे भी आके पूछ सकते हैं। अब ये कोई कहे कि घटना चक्र की किताब के बिना हो जाएगा, तो मैं कहूंगा नहीं होगा। मतलब घटना चक्र का किताब केवल घटना चक्र के किताब से भी नहीं होगा और घटना चक्र के किताब के बिना भी नहीं होगा। पर घटना चक्र की किताब का कब इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, किस जगह पे इस्तेमाल करना है, यह सीखना जरूरी है। तो किस स्टेज में करेंगे आप? सेकेंड स्टेज में करेंगे और बिल्कुल लास्ट में आके करेंगे। यहां पे आपको जो है बेनिफिट मिलेगा जबरदस्त वाला। एकदम क्लियर है सबको? एवरीबडी इज क्लियर इनटू इट? किसी को कोई डाउट? करंट अफेयर जैसे आप पढ़ रहे हैं चुपचाप वैसे ही पढ़ते रहिए मैगजीन को, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो फेज 1 और फेज 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा और सबसे कठिन भी था इस पूरे डिस्कशन का, वो हमने कर लिया। अब हमको ये बताइए कि आप में से किसी को भी फेज 1 या फेज 2 में कोई डाउट हो तो बताइए। एनीवन? कोई डाउट नहीं है? हाँ, तुमको कोई डाउट है फेज 1 फेज 2 में, पहले स्टेज में और दूसरे स्टेज में? किसी को कोई डाउट नहीं है? आपको कोई डाउट है बेटा? आपको बेटा? तो हम लोग फेज 3 पे एंटर करें। अब फेज 3 पे आएंगे हम लोग। भैया देखो, हर फेज पे आके सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? यस, अगेन हमने जो फेज 1 और फेज 2 में जो भी काम किया अभी तक, हम उन सभी चीजों को क्या करेंगे? यहां पे वापस से फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला काम रिवीजन। यहां पर भी हम लोगों ने जो 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स बनाया उसको भी हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। उसके अलावा हमने यहां पर जो आंसर ड्राफ्टिंग करी उसको भी हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। और घटना चक्र को भी क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। घटना चक्र तुम्हारे एग्जाम के पहले कम से कम 5 बार रिवाइज होना चाहिए। 5 बार रिवाइज करो, ढंग से रिवाइज करो, 60% क्वेश्चन तुमको वहीं से दिखने शुरू हो जाएंगे। 5 बार रिवाइज करो, पूरा पी डालो उसको। लेकिन कब पीना है? एग्जाम में कवरेज होने के बाद, उसके पहले ही पीना मत शुरू कर देना, नहीं तो तुम्हें कटक जाएगा, है ना। और फिर पता चला कि 22 पे तैयारी स्टार्ट करोगे और 40 पे क्या बोलोगे?
कोचिंग वाला ढंग से पढ़ाया नहीं था, वो पढ़ाया था पर तुम्हें ये थी कि तुम्हें खुद जो है अजय देवगन बनना है, तो 20 के बीच में कूद जाओगे। तो 20 के बीच में कूदना जो है मतलब ऐसा हिम्मत करना कि हम 20 को एक बार में पटक देंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन पटकने जाना नहीं चाहिए क्योंकि उसके बाद कुटाई बहुत होती है। तो रियलिटी कुछ और होता है और करेज जो है रखना वो एक अलग चीज होता है। वो कहता है ना कि आग की दरिया पे चलना है, सोचना अच्छी बात है, चलना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना, मूर्खता होता है। तो मैं घटना चक्र सब पी जाऊंगा, अरे भाई पी जाओ, अच्छी बात है, शुरुआत में पीने की मत कोशिश करो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जब तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है, तुमने सारा बेसिक क्लियर कर रखा है, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो याद हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट हेल्प करेगा ना तुम्हारी याद करने में। अब तुम बिना कंसेप्ट क्लियर किए तुमने घटना चक्र उठा लिया, नहीं कर पाओगे, असंभव है। अब कोई टॉपर आया, उसने बोल दिया, तुमने सुन लिया, अरे वो कितनी बात बताएगा यार, वो भी तो सोचेगा कि तुम गधों के पास भी कुछ दिमाग होगा। हमारे वाले नहीं, हमारे वाले बहुत इंटेलिजेंट है भाई, तो बाकी हैं दूसरे कोचिंग वाले। तो वो टॉपर की बात सुन ली और घटना चक्र लेके बैठ गए। मत बैठो ना भाई, वो ये थोड़ा ना सोच रहा है कि मैं घटना चक्र बता रहा हूं करने के लिए और तुमने अपनी बेसिक काम नहीं किया है। मैं बोल रहा हूं कि जो है कैलकुलस सॉल्व करना, इसे नंबर सिस्टम नहीं आता है, तो नहीं होगा। एम आई क्लियर? और मैं बहुत रूथलेस कुछ इसलिए बोलता हूं ताकि वो आपके जमीर को ललकारे और आप सही चीज पकड़ लो, ठीक है? तो हमको वो रिवाइज करना है। इसके बाद क्या करना है, हमें चौथी चीज, हमें इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है? ऐसा टेस्ट सीरीज जिस टेस्ट सीरीज के अंदर प्रीलिम्स भी दिया हो और जिस टेस्ट सीरीज के अंदर मेंस भी दिया हो, ऐसा टेस्ट सीरीज हमें ज्वाइन करना है, राइट? अब कुछ लोग होते हैं मेरे पास आएंगे कूद कूद के, सर एसटी कराएंगे, एसटी करा देंगे, टेस्ट सीरीज करा दिए। अरे भाई टेस्ट सीरीज कब करना है? जब आप सब कुछ कवर कर रखे हो, जब आपने सारी चीजें ढंग से रिवाइज कर ली हैं और अब आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं चीजों को देखूंगा कि मुझ में कमियां कहां कहां हैं, वो कमियों को निकालेंगे और अपने मेंटर के साथ बैठकर उन कमियों को दूर करेंगे। यहां पर टेस्ट सीरीज का रोल आता है। टेस्ट सीरीज आप शुरू में थोड़े ना करोगे, नहीं करना है टेस्ट सीरीज शुरू में, ये गलत फहमी है। तो हम यहां पर कौन सा टेस्ट सीरीज करेंगे बेटा? इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज। इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा टेस्ट सीरीज जिसके अंदर प्री का भी हो और मेंस का भी हो, दोनों हो, तो हम वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। और इस स्टेज में सबसे लास्ट और एक महत्वपूर्ण काम करेंगे कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए थीमेटिक चार्ट तैयार करेंगे। कैसा थीमेटिक चार्ट तैयार करेंगे? तो इस तरीके का देखिए, ये थीमेटिक चार्ट है, राइट? ये थीमेटिक चार्ट है। ये चार्ट कैसा है मैं आपको दिखाता हूं। आपको करना ये होगा कि हर एक पेपर के लिए, जैसे आपका जीएस पेपर 1 है, ठीक है, जीएस पेपर 2 है, 4, 5, 6, 6 पेपर है, हर एक पेपर के लिए आपको 2-2 चार्ट बनाना होगा। कितना बनाना होगा? 2-2 चार्ट बनाना होगा। एक तरफ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखेंगे और दूसरी तरफ उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का थीम बनाएंगे। ये किसका चार्ट है, कोई गेस कर सकता है? इसका है, सात्विक का है। तो मेरा स्टूडेंट है, ये बात सबको पता है। बाकी सब कोचिंग वाले अपना अपना क्लेम करते हैं, हम लोग सबको खुश हो लेने देते हैं कि ठीक है तुम खुश हो जाया करो, ठीक है। बट वो जो लोग जानते हैं यहाँ पे पुराने स्टूडेंट है, कई लोग तो मिले भी हैं, ये तो उसी के रिकमेंडेशन से आया था, उसने भेजा था ना तुमको, ये उसी के रिकमेंडेशन से आया था, और भी बहुत सारे होंगे जो उसके रिकमेंडेशन से आए हैं। तो ये उसी का चार्ट है, ये चार्ट उसने बनाया और जमा करके चला गया। अब आपको क्या करना है कि अगर किसी ने कुछ अच्छा किया और उसका फायदा हुआ तो उसको हमें क्या करना है, उसे हमें फॉलो करना है, उसे हमें देखना है कि वो जो किया है उससे उसको फायदा हुआ है तो। लेकिन आपका स्ट्रेंथ आपका अपना अलग है, आप जो फॉलो करेंगे भी वो भी मेरे गाइडलाइन में फॉलो करेंगे। हीरो बनकर खुद मत करने चले जाना, नहीं तो फिर किसी लायक नहीं रहोगे, ठीक है। उसका स्ट्रेंथ मैं पहचानता था, आपका स्ट्रेंथ मैं पहचानता हूं, उसको मैंने जिस तरीके से कराया हो सकता है आपको मैं किसी और तरीके से कराऊं। हर बच्चा अलग अलग है ना अपने आप, ऑल द स्टूडेंट्स आर यूनिक इन देयर ओन वे, राइट। आप अलग है, वो अलग है, वो जो मेथड अपनाए हो सकता है आपको मेथड काम ना है, हो सकता है मैं तरीका चेंज करा दूं, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से करा दूं, राइट। तो ये चार्ट पेपर हम बनाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 चार्ट पेपर बनाएंगे, और जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां दीवार पे चिपका दीजिए। जैसे कि 6 जीएस का पेपर है, ठीक, और 2 जो है, एक सामान्य हिंदी और एस्से राइटिंग है। टोटल कितने पेपर है हमारे मेंस में? टोटल 8 पेपर है मेंस में। उन 8 पेपर के कितने चार्ट बनेंगे? 16 बनेंगे, ठीक।
हर दीवार पे 4-4 चार्ट चिपका दो, ठीक। और जब कमरे के अंदर आओ तो एक बार एक तरफ से शुरू करो और पूरा चार्ट देख लो। अरे चार्ट किसने बनाया? तुमने बनाया है, चार्ट तुमने लिखा है। 2 या 3 बार पढ़ोगे, चौथी बार चार्ट का 70-80% अपने आप याद हो जाएगा। और आप सोचो, आपने अगर ये चार्ट 10 बार 12 बार पढ़ दिया तो आपको चार्ट इतना याद हो जाएगा कि कमरे में घुसोगे और एक तरफ निगाह दौड़ाओगे और लास्ट तक देखोगे तो बोलोगे भैया सारे चार्ट हमको याद हो गए, पूरा का पूरा जो है हमारा जीएस का 6 पेपर तैयार हो गया। फिर जो कॉलर चौड़ा करके अंदर बाहर निकलोगे ना भैया, आधे घंटे में जीएस के 6 पेपर खत्म। तुम्हारा कॉन्फिडेंस पता है कहां होगा? यहां होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस एग्जामिनेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ ऑफ नॉलेज एंड हाफ ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे जितनी मर्जी नॉलेज एक्वायर कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो कॉन्फिडेंस हाई होना बहुत जरूरी। एंड कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स थ्रू योर स्टडी, थ्रू योर नॉलेज। भाई आप जितना पढ़ोगे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बढ़ेगा। आप एक बार कमरे में एंटर किए और आपने आधे घंटे में पूरा का पूरा 16 चार्ट पढ़ लिया क्योंकि आप ही ने बनाया है, आपको याद हो गया रहेगा। एक बार देखोगे ये तो याद है सब, तो आधे घंटे में आपका जो कॉन्फिडेंस है ना यहां होगा। फिर क्वेश्चन कोई दे के तो दिखाए, पता रहेगा कि भैया अच्छा इस टॉपिक से है, हमारे चार्ट में इस पर 10 पॉइंट लिखा हुआ है, धाए 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 खत्म। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चार्ट पेपर सब लोग बनाएंगे, पक्के वाला प्रॉमिस? किसी के मन में कोई डाउट चार्ट को लेके कि सर ये कौन कौन सा इंजीनियरिंग वाला काम आप करा रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं है? मान लो थोड़े दिन के लिए तुम भी इंजीनियर हो, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, अब हमारा हो गया फेज 3A हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे फेज 3B पे। देखो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग फेज 3B जो है वो प्रीलिम्स के जस्ट पहले वाला स्टेज है। किसके पहले वाला स्टेज है? प्रीलिम्स के जस्ट पहले वाला स्टेज है। प्रीलिम्स के जस्ट पहले 4 या 5 महीना पहले ये काम स्टार्ट कर देना है, जो मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी बेसिक नोट्स आपने बनाया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके सारे प्रीलिम्स वाले सेक्शन क्या कर लेने हैं? रिवाइज कर लेने हैं, फटाफट रिवाइज कर लेना है बेटा। उसके बाद जो घटना चक्र है जो हमने यहां पे किया था उसको फिर से एक बार रिवाइज कराना। देखो तीसरी बार करा रहा हूं ना घटना चक्र रिवाइज, यहां पढ़ा फिर रिवाइज कर रहे हैं, उसको रिवाइज करना है। उसके बाद जो हमने इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज दिया था, उस इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज का जो प्रीलिम्स वाला हिस्सा है उसको क्या कर लेना है? फिर से रिवाइज कर लेना है। और फिर इसके बाद प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। और साथ में करंट अफेयर का एनुअल कंपाइलेशन आता है, वो एनुअल कंपाइलेशन जो है हो गया, एनुअल कंपाइलेशन जो है उसको आपको कंप्लीट करना है। बात समझ में आ रहा है? तो फेज 3B इज ऑल अबाउट जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो देखो पूरा अप्रोच किससे रिलेटेड है? प्रीलिम्स से रिलेटेड है। प्रीलिम्स के बाद आपको लगभग 4 महीने का समय मिलेगा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 4 महीने का समय मिलेगा। तो हम लोग फेज 4 में क्या करेंगे? मेंस ओरिएंटेड। हम पहले बेसिक नोट्स मेंस का रिवाइज करेंगे, फिर हम 1 टॉपिक 1 पेज जो नोट्स हमने यहां बनाया है उसको हम मेंस का रिवाइज करेंगे, फिर हम 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने यहां ड्राफ्ट किया था वो रिवाइज करेंगे, फिर हमने जो यहां पर चार्ट बनाया था वो रिवाइज करेंगे, और जो हमने इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज बनाया था उसका जो मेंस वाला पोर्शन है उसको रिवाइज करेंगे, और फिर करंट अफेयर मेंस के लिए कंपाइलेशन आता है उसको पढ़ेंगे, और फिर हम जो है टेस्ट सीरीज मेंस का स्टार्ट करेंगे, और फिर आपकी जर्नी यहां पर जाकर मेंस की खत्म होगी। इंटरव्यू में कुछ नहीं है, ठीक है? इंटरव्यू इज द इजीएस्ट थिंग। थोड़ा सा समय देना होता है आपको, अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक चीज लाना होता है, सही और गलत में फर्क करना सीख जाइए, बाकी चीजें तो बहुत कुछ वैसे ही लर्न हो जाती है। बट try to understand the difference between the right and wrong, right? That you have to understand. तो this was all about the strategy. अभी मैं आपको सिलेबस फटाफट 15 मिनट में बता दूंगा, क्योंकि सिलेबस लगभग सबको थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं सिर्फ उसके ऊपर लाइट थ्रो कर दूंगा, बट आपको याद करके वो बताना है। तो यहां तक जो है हमने जो डिस्कशन किया, इट वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फ्रॉम 0 to end.
राइट। अब कौन किस स्टेज में है वो आप देख लीजिए और फिर उसी हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे कोचिंग से भी आए हुए हैं, जैसे ये है और भी एक आध दो लोग हैं, उसने भी दूसरे कोचिंग में किया है। आपको जिस लेवल का सपोर्ट कोचअप आईएएस में मिलता है और जिस लेवल पे हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं और जितनी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती हैं, ट्रस्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जहाँ जितना एफर्ट लगाना लगा लीजिए। तो आप दूसरे जगह के बवालों में मत पड़िए, वो बहुत फैंसी चीजें वो दिखाते हैं, आपको मत पड़िए उस चक्कर में। आप जो हम करा रहे हैं उसके ऊपर काम करिए, क्योंकि बहुत लोग दूसरे कोचिंग से रिटर्न हुए हैं। कुछ लोग तो मेरी अपनी कोचिंग से ही आए हुए हैं, जो दूसरी मेरी कोचिंग है जुडिशरी की, अपर्णा हो गई। क्या वहां पे भी इसी तरीके से क्लासेस चलती हैं? रूथलेस तरीके से नहीं चलती, क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या होता है कि आप इस चीज को समझिए कि आपको जो यहां दिया जा रहा है और जिस तरीके से दिया जा रहा है, आप अगर उसको ठीक तरीके से करेंगे तो आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। और यही मेरा मोटिव है कि आप यहां से खाली हाथ मत जाओ। 8-8 घंटे की क्लास मिल रही है, मंडे से आपको इवनिंग में भी क्लास मिलेगा, 6:30 से 8 डिजास्टर आपका शुरू हो रहा है। नए वाले नहीं करेंगे अभी, ठीक है, पुराने वाले करेंगे, आप लोग करेंगे। तो ये चीज है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। एनी डाउट एनीवेयर? मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, प्लीज आप इसको अपने कॉपी में बना लीजिए और इसको फॉलो करिए। और जहां तक सवाल है मेरे उन बच्चों का जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं, जैसे आप हैं और भी हैं 2025 के जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक अलग सा सेशन रखने वाला हूं। वो आधे घंटे का या 45 मिनट का सेशन होगा। उसमें मैं आप लोगों को कुछ कुछ मुख्य चीजें बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन पेपर कैसे हैंडल करना है। वो अभी नहीं, वो एग्जाम के पहले 1 हफ्ता पहले, जो सैटरडे आ रहा है। हाँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पे भी आपने जो ठीक है, पहले भी आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी इसकी। तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि आप लोग जो है, बट एनीवे कोई बात नहीं। आप लोगों को वो सेशन में सिर्फ आधे घंटे का रहेगा। उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन हैंडल करना सिखाऊंगा, माइंडसेट कैसा रहना चाहिए वो सिखाऊंगा, सीसैट को कैसे हैंडल करना है वो सिखाऊंगा। बस 3 चीजों पे बात होगी। क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, माइंडसेट क्या रखना होगा, एंड वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट अ बिग सेशन फॉर दैट। हम 4-5 लोग रहेंगे और आपस में बैठ के उसके ऊपर बात कर लेंगे। एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन विच इज देयर इन योर माइंड। एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन लेके आओ, जो पूछना है पूछो, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं। तो आप लोग जो लोग धीरे से जा सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, इसका रेलेवेंसी नहीं है आपके लिए, मैं आप दोनों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो तुम लोग का तैयार ही है। हाँ। तो ये शायद आई थिंक इट माइट हैव मिस इंटरप्रिटेशन। अच्छा कोई बात नहीं, इट माइट बी मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो तुम लोग को थोड़ा सा शुरू में भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बैठ के पढ़ो, कोई बात नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं कि पीसीएस का बेसिक सिलेबस और पैटर्न क्या है, राइट, उसको समझना है। तो स्टेट पीसीएस के अंदर 3 लेवल में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, राइट। 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मेंस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, एंड पर्सनालिटी टेस्ट इज ऑल अबाउट दी वाइवा, यानी इंटरव्यू होता है। अब जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उस प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होता है। एक होता है जनरल स्टडी पेपर 1 और दूसरा होता है जनरल स्टडी पेपर 2। 2 पेपर होते हैं। इस पेपर 2 को हम लोग आमतौर पे क्या बोलते हैं, सीसैट बोलते हैं, ऑल्दो ये भी जीएस ही कहा जाता है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। 1/3 निगेटिव होता है और इसकी टाइमिंग होती है 2 घंटे की, 9:30 से 11:30। सीसैट में कितना होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का होता है, 1/3 निगेटिव होता है। और ये कितने बजे तक होता है, ये गलत लिखा गया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये कितने बजे तक होता है, 2:30 से 4:30 होता है। कितने बजे तक होता है, 2:30 से 4:30 होता है। अब सीसैट के अंदर आपको 33% नंबर लाने हैं अगर आपको सीसैट क्वालिफाई करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं सिलेबस के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, जिसके अंदर मेनली देखा जाए तो करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट और उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये सारी चीजें होती हैं। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ये आपको जाके मल्टीपल टाइम रीड करना है और आपको ये चीज लिख के भी मुझे भेजना है। तो मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबा कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूं।
सीसेट का अगर आप सेक्शन देखेंगे तो सीसेट में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। आपको जो है इन सब चीजों को भी जाके आपके सिलेबस में दिया गया है, जो कॉपी आपको दी गई है, आपको रिवाइज करना है और लिख के मुझे भेजना भी है, राइट? ये भी आपकी जिम्मेदारी है। देन अब आ जाते हैं यूपीपीसीएस के मेंस पे। यूपीपीसीएस के मेंस में सामान्य हिंदी होता है कितने नंबर का? 150। एस्से राइटिंग कितने नंबर का? 150। जीएस पेपर 1, ये पेपर नंबर तो 3 होता है, लेकिन जीएस के लिए पेपर 1 होता है। इसमें होता है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और ये भी कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का। जीएस पेपर 2 होता है जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, और ये भी कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। पेपर 3 इसमें होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये कितने का होता है? ठीक। और इसी तरीके से होता है जीएस पेपर 4, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब मैं आपको बता दूं यूपीएससी और पीसीएस में ये 4 पेपर 1, 2, 3, 4, राइट, और ऊपर से ये जो सामान्य हिंदी है ये बिल्कुल कॉमन होता है, कोई अंतर नहीं। डिट्टो वही सिलेबस है जीएस के 4 पेपर का। सिलेबस कैसा है? बिल्कुल यूपीएससी का फोटोकॉपी है, कोई चेंज नहीं किया है इन लोगों ने। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई सुन रहा है, समझ रहा है इस चीज को, तो यूपीएससी और पीसीएस, ऑल्दो अप्रोच अलग अलग है एग्जाम का, लेकिन जो सिलेबस है वो जीएस के 4 पेपर बिल्कुल क्या है? सेम है, कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सामान्य हिंदी भी लगभग वैसा ही है, लेकिन पूछने का क्वेश्चन तरीका क्या हो जाता है? बदल जाता है, राइट? अब आ जाते हैं जीएस पेपर 5। जीएस पेपर 5 इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये प्योर किससे रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ऐसे ही जीएस पेपर 6 क्या है? इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और ये एक बार में समझ में नहीं आएगा। जिनको नहीं पता है आप जाके इसको 2 बार 3 बार रीड करिए, तब आपको समझ में आएगा। मैंने इसी को यहाँ पे एक्सपेंड कर रखा है, तो आप इसको देख लेंगे। तो एक बात मुझे बताओ, यूपीपीसीएस का जो मेंस होता है वो टोटल कितने नंबर का होता है भैया? 1500 मार्क्स का। कैसे? 150, 150, 300, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15, 1500 नंबर का होता है। और यही 1500 नंबर डिसाइड करेगा कि तुम अंदर जा रहे हो कि बाहर आ रहे हो। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। जो आदमी वैसे भी चला गया गमछा लपेट के, उसको भी 40-45 नंबर मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना? और जो थोड़ा बहुत बातचीत कर लेता है उसको 50-55 मिल जाता है, और जो बहुत स्मार्ट होता है उसको 65-70 के आसपास मिलता है। तो बहुत डिफरेंस नहीं होता है। मेन डिफरेंस कहां लाना है? मेंस के एग्जाम में लाना है। क्लियर है सबको ये बात? और सबसे लास्ट में जो इंटरव्यू होता है, उसके लिए इंटरव्यू के लिए हम लोग सेपरेट तैयारी कराते हैं। उसके लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए आपका क्या अटायर होना चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसी होगी, बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, आई कांटेक्ट कैसा होगा, है ना, आप बातचीत का कन्वर्सेशन कैसे कंडक्ट करेंगे, वो सारी चीजें जो है आपको सब सिखाई जाएंगी। इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, राइट? तो अब यहां तक जो मैं आपको सारी बातें सिखाया हूं, वहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज जो उसको ना समझ में आई हो, देन यू आर फ्री टू आस्क मी। कोई चीज जो आपको ना समझ में आई हो, किसी को भी, सबको क्लियर है? पक्का? तो मैं पूछूंगा तो सबको आना चाहिए, राइट ना? मैं पूछूंगा तो सबको आएगा ना? कोई डाउट है आपको? सरबजीत पक्का? अब मैं पूछूंगा तो सबको आएगा ना? आएगा सबको? कितने लोग हैं जो, हाँ बेटा प्लीज प्लीज। Won't be a good approach. You can do that, but बहुत अच्छा अप्रोच नहीं होगा। Newspaper is something that give you the ability to connect the static part with the dynamic demand. और धीरे धीरे यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम धीरे धीरे डायनामिक होता जा रहा है समय के साथ।
तो मेरा आपको एडवाइस होगा कि आप 3 या 4 महीने बाद स्टार्ट कर दें, है ना, तो ज्यादा फायदा होगा आपको। एनी अदर क्वेश्चन? essay writing, for essay writing we shall give you the separate classes, first thing. Second thing कि essay writing जो है is all about 2 things. आपका GS का 6 पेपर अगर अच्छे से तैयार है और आपका करंट भी अगर अच्छे से तैयार है तो आप essay writing में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज essay writing के तो हम सेपरेट क्लासेज आपको देते ही हैं। 15 classes are dedicated for the essay writing classes that we shall provide. 15 क्लासेज देते हैं हम। ठीक, क्लियर है? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बेटा। हाँ ठीक है। तो जो आप आई दृष्टि बता रहे हैं मैथी नाली है, तो वो 1 ईयर के बाद मतलब 1 ईयर में आती है, तो फिर क्या अगर कोई 27 में अटेंड दे रहा है कंटिन्यू से वो तैयार करना चाहिए 1 ईयर में कंटिन्यू? हर महीने उसको बांट लो, इतना इतना करना है हर महीने, क्योंकि आप लास्ट में जब वो इंफॉर्मेशन याद करके और उसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे तो रिटेन नहीं हो पाएगा। इतना इंफॉर्मेशन होता है, इतना डेटा होता है, कहाँ याद कर पाएगा? ये अभी 25 में दे रहा है तो पूरा फाइनल 25 का आ गया, फिर 26 का है, वो ठीक है। हाँ आपको करना पड़ेगा, आपको 27 में देना है ना, तो आपको 27 के 6 महीना पहले वाला तो पूरा तैयार करना होगा, उसके 1 साल और तैयार करना होगा, बाकी इधर वाली पूरी तैयार नहीं करनी पड़ेगी। आपको इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें वहां रिपीट होती हैं, तो आपको सब कुछ नहीं तैयार करना होगा, आपको पीछे के 1.5 साल का तैयार करना होगा। लेकिन करना बेटा अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आज जो आप करोगे 27 में उसका बहुत कुछ कैरी होगा। भाई आप एक चीज समझो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया और चाइना के बीच का आज का जो रिलेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या इंडिया और चाइना का रिलेशन अभी डेवलप हुआ? इट वॉज वे बैक। तो खत्म हो गया सेशन, सेशन इज ओवर। 11 बजे था ना टाइम बट अब तो बैठ जाओ, बट इट्स ओवर, खत्म हो गया। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे देख सकते हो बेटा, है वहां पे, है ना। तो हाँ, यू गॉट द आंसर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर है पक्के वाला? बढ़िया। सेशन से कुछ गेन हुआ, कुछ पता चला या नहीं पता चला? तो पता चला तो इसको जाके जो लोग गूगल मैप लोकेशन पे फीडबैक नहीं दिए अभी तक, वो जाके इस सेशन का फीडबैक दे देंगे, ठीक है। और कोशिश करिए कि इसका यूट्यूब पे जो लिंक पड़ा है उसको चाहे एक बार जाके और देख लीजिए आप, और अपने बाकी लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों को इसका फायदा होगा, ठीक है। तो ठीक है, विद दैट हम एंड करते हैं इसको, और फिर अगले सेशन में मिलेंगे आप लोगों से। मैं इस तरह का बीच बीच में सेशन लेता रहूंगा आप लोगों को, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, हाउ टू प्रिपेयर दी नोट्स, कैसे रिवीजन बनाना है, कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है, इस पर बात हमारी होती रहेगी कुछ कुछ सैटरडे को। बट आज के लिए वी आर डन, एंड आई होप कि आप लोग आज जाके और स्ट्रेटेजी वाला जो पार्ट है उसको अपनी कॉपी में प्रिपेयर करेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे, ठीक है। एवरीवन क्लियर? ठीक, थैंक यू।